इसमें मैंने ये कहा कि अब अगर वो वर्बल रिस्पॉन्स बच्चा नहीं दे रहा और वी आर आस्किंग अगेन एंड अगेन, ही इज अनेबल टू से एनी वर्ड और साउंड इवन दो ही हैज द वोकेबलरी, ही हैज द वर्ड, वी नो इट, whenever he wants he do it, he say the words, but he don't respond on requests। ठीक है, अमूमन ये चीजें होती हैं। तो हमने ये प्लान किया है कि वी विल अप्लाई द हाई प्रोबेबिलिटी रिक्वेस्ट सीक्वेंस, जिसमें हम कुछ ऐसी टास्क सिलेक्ट करेंगे जो बच्चे को ऑलरेडी आता है टास्क, और उन पे रिस्पॉन्स रेशो अच्छी है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मोटर एक्शन हम सिलेक्ट कर लेते हैं, या हम कोई भी किसी तरह का एक्शन सिलेक्ट कर लीजिए जो जिसपे बच्चा अच्छा रिस्पॉन्स दे सके। जैसे फॉर एग्जांपल क्लैप हैंड इफ बच्चा इमिटेट्स इट, और वेव हैंड्स, स्टैंड अप, जंप ऑन द फ्लोर। ठीक है, सो ये हम तीन चार रिक्वेस्ट जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे। और ये जो सिलेक्ट होंगी रिक्वेस्ट, ये दिस हमने ये चीज का ख्याल रखा है कि these requests should not cross the 5 requests। ठीक है, सो हमारा जो सीक्वेंस होगा वो 5 रिक्वेस्ट से ज्यादा नहीं होगा, ताकि बच्चा जो है वो बोर भी ना हो और कंसिस्टेंट रिस्पॉन्सेज भी आते रहें। ठीक है, सो 4 रिक्वेस्ट हमने सिलेक्ट की हैं जिन पे हाई प्रोबेबिलिटी है कि बच्चा रिस्पॉन्स देगा। इसको हम कहते हैं हाई प्रोबेबिलिटी रिक्वेस्ट सीक्वेंस। कि ये जो 4 रिक्वेस्ट हमने सिलेक्ट की हैं, सो इन रिक्वेस्ट के ऊपर मैक्सिमम जो है रिस्पॉन्स रेशो है बच्चे की। ठीक है, सो अब जो फिफ्थ रिक्वेस्ट होगी वो होगी लो प्रोबेबिलिटी रिक्वेस्ट, मींस के वर्बल रिस्पॉन्स जनरेट करना, व्हाट इज दिस वाटर। ठीक है, ये वर्बल रिस्पॉन्स मैंने सेलेक्ट किया है कि बच्चा इसको लेबल करे कि दिस इज अ वाटर। तो उसके लिए मैं ये करूंगा कि आई विल स्टार्ट द रिक्वेस्ट हाई प्रोबेबिलिटी, और एंड में करूंगा लास्ट पे लो प्रोबेबिलिटी रिक्वेस्ट के साथ। इसमें अगर कोई वॉलंटियर करे मेरे साथ, मिस गालिया ताहिर, कैन यू वॉलंटियर योरसेल्फ कि हम मॉडल कर सक मैं मॉडल करके दिखा सकूं कि ये कैसे प्रैक्टिस होगी। गालिया ताहिर। जी जी सर। जी जी। ओके, सो गालिया, कैन यू क्लैप योर हैंड, वेव हैंड्स, टच आईज, व्हाट इज दिस वाटर। ठीक है, सो ओके। ये जो रिक्वेस्ट हैं हाई प्रोबेबिलिटी से हमने स्टार्ट किया। 4 जो रिक्वेस्ट थी वो ऐसी रिक्वेस्ट थी जिसपे हमेशा ही बच्चे का रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स रेशो ज्यादा होती। और जो फोर्थ मेरी रिक्वेस्ट थी वो वाटर को लेबल करना था। ठीक है, सो इससे इससे क्या होता है कि इससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि बच्चा जो है 100% नहीं है कि बच्चा जो है ये रिस्पॉन्स देगा ही देगा लो पी के ऊपर। तो हाई पी पे दे देते हैं, लो पी पे नहीं भी देते। लेकिन हाँ, अगर आपकी हाई पी रिक्वेस्ट सीक्वेंस जो है वो बहुत अच्छा जा रहा है, लाइक उसमें बच्चा बहुत जल्दी क्विक रिस्पॉन्सेज दे रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि बच्चा जो है 60% चांसेस होते हैं कि इसको लेबल कर देता है वाटर। ठीक है, सो आहिस्ता 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 हम अपनी लो पी को चेंज करते जाएं, वाटर की बजाय कोई और वोकेबलरी में से वर्ड चूज कर लें, कुछ और कर लें, कुछ और कर लें, कुछ और कर लें। तो इससे रिक्वेस्ट जो लो पी होता है वो भी हाई पी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाता है। जी मिस अलीना, आपका क्या क्वेश्चन है? सर ये जब हम बच्चे से रिक्वेस्ट करते हैं जैसे एक दफा टच और नोज, उसके बाद हम बच्चे को रीइंफोर्स करेंगे या नहीं, या हर 4 स्टेप्स जब कंप्लीट कर लेगा उसके बाद हम रीइंफोर्स करेंगे, या अच्छा, उसे चारों चीजों का सही रिस्पॉन्स दिया तब करें? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मिस अलीना का, कि हम रीइंफोर्समेंट करेंगे हर रिक्वेस्ट के बाद, हर रिस्पॉन्स लेने के बाद, या फिर हम 4 रिस्पॉन्सेज लेने के बाद ही रीइंफोर्स करें, लो पी के बाद ही रीइंफोर्स करें। हम कर सकते हैं, लेकिन जो रीइंफोर्समेंट हो वो प्रेज के तौर पे होनी चाहिए। जैसे डू दिस, गुड जॉब, वेरी नाइस, डू दिस, व्हाट इज दिस। ठीक है, सो गुड जॉब आप कह रहे, वेरी नाइस, यू डिड इट, वेरी नाइस, हम मीन्स के क्विक होनी चाहिए, जितनी क्विक। अगर रीइंफोर्समेंट आपको लगता है कि बच्चा आपका इंटरमिटेंट के ऊपर चल सकता है, कि उसको हर रिस्पॉन्स के बाद प्रेज नहीं चाहिए,
तो बेटर ऑप्शन यही है कि आप ना उसको रीइंफोर्समेंट, अगर प्रेज नहीं चाहिए तो, अगर आपको लगता है कि इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट पे आपका बच्चा रिस्पॉन्स दे सकता है तो। अगर आपको लगता है कि नहीं, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट पे नहीं बच्चा रिस्पॉन्स देगा, तो फिर आप जो है हर रिस्पॉन्स के बाद उसको वेरी नाइस, गुड जॉब, यू डिड इट वेरी गुड, ठीक है, तो ये कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम अगर आपने रिजल्ट्स लेने हैं तो कोशिश करें कि सीक्वेंस के एंड होने पे ही आप उसको रीइंफोर्स करें, चाहे वो प्रेज है या आपके जो है कोई टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, उससे ये होता है कि पेस मेंटेन रहती है। पेस मेंटेन करने का मतलब यही है कि जो फोर सीक्वेंस होंगे रिक्वेस्ट के, वो इतने क्विक होने चाहिए कि बच्चा रिस्पॉन्स के ट्रैक पे चढ़ जाए। ठीक है, सो जब बच्चा रिस्पॉन्स के ट्रैक पे चढ़ जाता है ना, तो फिर जो लो पी रिक्वेस्ट होती है, लो प्रोबेबिलिटी रिक्वेस्ट होती है, उस पे भी बच्चा रिस्पॉन्स दे देता है। ठीक है, सो इस तरह से हम उसको आहिस्ता आहिस्ता वर्बल रिस्पॉन्सेज को ऑन कमांड लेके आ सकते हैं यूजिंग द हाई प्रोबेबिलिटी रिक्वेस्ट सीक्वेंस। अब देखते हैं स्लाइड्स के ऊपर क्या लिखा है। स्लाइड्स पे ये सारी चीजें जो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। तो behavioral effects of high P request sequence suggest the adaptive effects of an AO by reducing the value of reinforcement for non-compliance to low P requests. Yes. Reducing the aggression and self-injurious typically associated with the low P request. जैसे अमूमन हम बच्चे को कहते हैं कि लेट्स ईट योर फूड, उस पर गुस्सा आना शुरू कर देता है बच्चा। तो रीइंफोर्समेंट की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि टास्क जो वो लो पी है, लो प्रोबेबिलिटी है, इंटरेस्ट नहीं है बच्चे को। इसलिए रीइंफोर्समेंट दे के भी हम कोशिश करें तो फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहे होते। ठीक है, सो या बच्चा टेंट्रम करना शुरू कर देता है। अब जैसे राइटिंग, उसके सामने बच्चे को राइटिंग का कहो तो बच्चा फौरन से स्क्रीमिंग करना शुरू कर देता है कि मुझे क्यों कह दिया राइटिंग के लिए। तो जो हाई प्रोबेबिलिटी रिक्वेस्ट सीक्वेंस है इन सिचुएशन में काफी हेल्पफुल हो सकती है। प्रोवाइड्स नॉन अवर्सिव प्रोसीजर्स, मीन्स के कोई अवर्सिव प्रोसीजर तो नहीं है इसमें, जैसे पनिशिंग प्रोसीजर्स होते हैं, ओवर करेक्शन है, रेस्टिट्यूशन ओवर करेक्शन है, टाइम आउट्स हैं। इसके अलावा जो है रिस्पांस कॉस्ट है, बोनस रिस्पांस कॉस्ट है। इस तरह के जितने भी एक्सटेंशन है, प्रोसीजर्स हैं बिहेवियर को मैनेज करने के, वो सारे के सारे अवर्सिव प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, सो ये एक इसकी एज है, पॉजिटिव चीज है कि ये एक नॉन अवर्सिव प्रोसीजर है फॉर इम्प्रूविंग कंप्लायंस बाय डिमिनिशिंग एस्केप मेंटेनेंस प्रॉब्लम बिहेवियर्स। और वो बिहेवियर जो एस्केप मेंटेनेंस वाले बिहेवियर होते हैं, जो एस्केप की वजह से मेंटेन होते हैं, उन पे ये काफी इफेक्टिव स्ट्रेटजी यूजफुल हो सकती है। May decrease excessive slowness in responses to request and increase time used for complete tasks। अब ऐसे टास्क के लिए भी यूजफुल है जिनमें बच्चे का रिस्पॉन्स डिले होता है। ठीक है, इसको ना हम एक और वर्ड है, टेक्निकल वर्ड है, बहुत कम आप लोगों को सुनने को मिलेगा, जिसको हम ट्रायल इंटरस्पर्स करना कहते हैं। ट्रायल इंटरस्पर्स करने का भी यही होता है कि आप क्या करते हो कि तीन चार टास्क सिलेक्ट कर लेते हो। जब हम डीटीटी भी कर रहे होते हैं ना, डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग, तो अमूमन थेरेपिस्ट क्या करते हैं, एक टास्क करवाते हैं, रीइंफोर्समेंट देके 30 सेकंड तक बैठे रहते हैं। तो 1 घंटे में कोई मुश्किल से 30 या 20 ट्रायल्स ले सकता है थेरेपिस्ट, इस तरह से करके। तो ट्रायल को इंटरस्पर्स करने का मतलब यही होता है कि आप मिक्स ट्रायल्स लेते हो, जो लर्न टास्क हैं उनको मर्ज करते हो अनलर्न टास्क के साथ, जिन पे बच्चे की रिस्पॉन्स रेशो इतनी अच्छी नहीं है, इनको मिक्स लेके चलते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने 4 टास्क सेलेक्ट किए, जिसमें मोटर इमिटेशन है, लेबलिंग है, इंट्रावर्बल्स हैं, और जो है आपके कमांड फॉलोइंग टास्क जो रिसेप्टिव स्किल्स हैं। तो इस तरह से आप 4 टास्क सिलेक्ट करते हो और उसकी एक सीक्वेंस बनाते हो। ठीक है, सो डीटीटी में भी हम ये मर्ज कर सकते हैं, ये भी डीटीटी में भी बहुत हेल्पफुल है। इससे ये होता है कि बच्चे की जो रिस्पॉन्स लेटेंसी है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, और क्विक रिस्पॉन्सेज आना शुरू हो जाते हैं, बच्चा क्विक थिंकर बन जाता है।
अमूमन आपने देखा होगा कि एडीएचडी के जो बच्चे होते हैं उन पे भी ये बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है। हाई प्रोबेबिलिटी रिक्वेस्ट सीक्वेंस है, या जिसको मैंने कहा ट्रायल इंटरस्पर्स करना, एनडीटीटी ट्रायल्स। तो क्योंकि एडीएचडी के बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो अटेंशन को मेंटेन नहीं कर पाते, और जब वो अटेंशन को मेंटेन नहीं कर पाते तो उनकी अटेंशन स्विच होती है एक आइटम से दूसरे में। तो जब हम क्विक ट्रायल्स लेते हैं तो बच्चे के लिए मुश्किल हो जाता है जो है अपनी अटेंशन को स्विच कर पाना। अब वो क्योंकि क्विक क्विक चेंजेस आ रही हैं ट्रायल्स में, तो बच्चा फिर इंगेज रहता है, उसका फोकस रहता है इंस्ट्रक्शन के ऊपर जो थेरेपिस्ट उस टाइम पे उसको दे रहा होता है। जी मिस रजिया। सर ये तो वही हो गया जब हम एरर करेक्शन कर रहे होते हैं, तो हम जो ट्रांसफ़र ट्रायल्स या डिस्ट्रैक्टर ट्रायल्स लेते हैं उसमें भी हम फिर हाई पी सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हैं ना, जो मास्टर्ड हों ऑलरेडी। एग्जैक्टली exactly. वो भी हम जो डिस्ट्रैक्शन ट्रायल्स हैं उसमें भी हम ऐसे ही करते हैं कि जो मास्टर टारगेट्स हैं उनको हम यूज करते हैं एज अ डिस्ट्रैक्शन ट्रायल, फिर उसके बाद हम एसटी देते हैं। वेरी गुड। उसमें भी ये प्रोसीजर थोड़ा सा मिलता जुलता प्रोसीजर है। ठीक है। सो ये है हाई प्रोबेबिलिटी रिक्वेस्ट सीक्वेंस। अप्लाई द हाई पी रिक्वेस्ट सीक्वेंस बाय selecting 3 to 5 short tasks with which the individual has a history of compliance। मीन्स के ये चीज जरूरी है कि हिस्ट्री हो कंप्लायंस की, अगर कंप्लायंस नहीं होगा उन टास्क के ऊपर तो वो हाई पी रिक्वेस्ट नहीं बन सकती कभी भी। तो प्रेजेंट द हाई पी रिक्वेस्ट सीक्वेंस इमीडिएटली बिफोर रिक्वेस्टिंग द टारगेट लो पी रिक्वेस्ट। मीन्स के आपने 4 टास्क जैसे उससे करवाए, इंस्ट्रक्शन दी 4 टास्क के लिए जो के रिस्पॉन्स रेशो हाई है जिसपे, और फिफ्थ टारगेट आपने लो पी रिक्वेस्ट दे दी, वोकल जैसे टास्क कोई करवा दिया। Present the low P request following in the same manner that all high P requests were presented। और हाई पी जैसे आपने प्रेजेंट की है जिस स्पेस के ऊपर, जिस स्टडी उसके ऊपर, तो उसी तरीके से आपने लो पी रिक्वेस्ट भी करनी है। जी मिस अलीना। सर ये सारी हम वर्बल इंस्ट्रक्शंस की या वर्बल जो रिक्वेस्ट है उनकी बात करें, क्या इनको हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग्स या वोकेशनल स्किल्स पे भी यूज कर सकते हैं, या कोई एकेडमिक काम करवाना उसमें भी ये हाई प्रोबेबिलिटी रिक्वेस्ट सीक्वेंस यूज हो सकता है? यस, हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। जैसे बच्चा राइटिंग नहीं करता तो राइटिंग से उसको उलझन है, पेंसिल नहीं पकड़ता, कलरिंग नहीं करता, ट्रेसिंग नहीं कर रहा, तो हम लो पी में राइटिंग और उसके टास्क रख लें, एकेडमिक टास्क रख लें, रीडिंग टास्क रख लें। ठीक है, स्पेलिंग रीड करने के टास्क रख लें। ठीक है। सो कोई भी टास्क जो बच्चा इंटरेस्ट जिसमें कम है बच्चे की, आप वो एज अ लो पी रिक्वेस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसको टीच कर सकते हैं थ्रू हाई प्रोबेबिलिटी रिक्वेस्ट सीक्वेंस। लेकिन इसका जो ऑब्जेक्टिव है इसको ध्यान में रखना है कि जो हाई पी रिक्वेस्ट सीक्वेंस है ये बेसिकली रिस्पॉन्स रेशियो को इनहेंस करने के लिए यूज होती है। जो लो पी रिक्वेस्ट होती हैं जिन पे बच्चा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कम देता है, ठीक है, सो लेकिन उसको आती हैं बट उस पे रिस्पॉन्स रेशियो कम है, ऐसे टास्क, तो उन पे हाई पी प्रोबेबिलिटी या हाई प्रोबेबिलिटी रिक्वेस्ट सीक्वेंस बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। हाँ, जो भी न्यू टास्क आप सिखा रहे हो तो उस पे भी हम कर सकते हैं, राइटिंग वगैरह पे, स्पेलिंग पे, ट्रेसिंग के ऊपर, एकेडमिक जो भी हैं उन पे हम कर सकते हैं ये यूज। और ये जो डेली लिविंग स्किल्स हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग टास्क हैं, वो डिपेंड करता है कि टास्क की नोयत क्या है, उसमें भी हम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे फिट कर सकते हैं लो पी रिक्वेस्ट एंड पे हाई पी के साथ, तो भी किए जा सकते हैं। जैसे शर्ट ऑन एंड ऑफ टास्क हैं कि हम उससे 4 टास्क, 3 टास्क, 4 टास्क ऐसे करवाएं जिसपे बच्चे के रिस्पॉन्स रेशो बहुत हाई है और क्विकली हम करवाई जा रहे हैं। और फिफ्थ पे मैं कहूँ कि टेक ऑफ योर शर्ट और वो पकड़े शर्ट को उतार के, ठीक है, उसी एक पेस में आ रहा है रिस्पॉन्स देने के, तो बच्चा उसमें ही आके अपनी आपकी इंस्ट्रक्शन के साथ कंप्लायंस शो कर दे। ठीक है। सो ये कंप्लायंस बिल्डिंग के लिए जिन टास्क के साथ बच्चों का कंप्लायंस अच्छा नहीं होता उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल एक स्ट्रेटजी है। ठीक है।
यहाँ पे कुछ रिसर्चेज हैं आईपी प्रोबेबिलिटी रिक्वेस्ट सीक्वेंस के ऊपर जो हुई 1983 में। एंगलमैन एंड कॉल्विन की एक रिसर्च है, वन ऑफ द फर्स्ट फॉर्मल डिस्क्रिप्शंस ऑफ आईपी रिक्वेस्ट सीक्वेंस। तो दे आल्सो प्रूव दैट कि ये वाकई ही, क्योंकि एबीए इज अ साइंस, इस पे रिसर्चेज होती हैं, हर स्ट्रेटजी पे लोग रिसर्चेज करते हैं। जैसे आप लोग हैं, मिस अलीना है, आप है, या गालिया, आप सब लोग जो है रिसर्च कर रहे हो, कोई ना कोई एबीए का प्रिंसिपल लेके उस पे आपने उसको एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल डिफाइन करके उस पे रिसर्च कर रहे हैं, और उसके रिजल्ट्स को आप एनालाइज करें। तो इसी तरह से बाकी जो रिसर्चेज हैं उन्होंने भी रिसर्चेज इन इन रिक्वेस्ट के, सॉरी, इन प्रिंसिपल्स के ऊपर, दे प्रूव दैट कि ये वाकई हेल्पफुल चीजें हैं। ठीक है। सो जैसे इंटरस्पर्स रिक्वेस्ट, इसका नाम जो हॉर्नर है, हॉर्नर एट एल 1991, ही कॉल्ड इट इंटरस्पर्स रिक्वेस्ट। जैसे मैंने पहले वर्ड यूज किया था, ट्रायल इंटरस्पर्स करना इन डीटीटी। सो हाई प्रोबेबिलिटी रिक्वेस्ट सीक्वेंस को हॉर्नर ने इंटरस्पर्स रिक्वेस्ट का नाम दिया है। इसी तरह से सिंगर एटेल है 1987 की, प्री टास्क रिक्वेस्ट का नाम दिया उन्होंने इसे अपनी रिसर्च में। प्रोसीजर सेम फॉलो करें लेकिन नाम डिफरेंट यूज करें। इसी तरह से मैक एंड बेल्फियोरे 1990 में इन्होंने बिहेवियर मोमेंटम का नाम दिया है इसे। ठीक है। सो हाई प्रोबेबिलिटी रिक्वेस्ट सीक्वेंस को। और फिर उसके बाद, क्योंकि बिहेवियर मोमेंटम का प्रोसीजर भी सेम ही है, ठीक है, ये भी एस्केप मेंटेन बिहेवियर्स के लिए बहुत यूजफुल स्ट्रेटेजी है। और रेफर टू बाय मोस्ट एज हाई प्रोबेबिलिटी रिक्वेस्ट सीक्वेंस। मैक्सिमम जो रिसर्चेज हैं उन्होंने इसे हाई प्रोबेबिलिटी रिक्वेस्ट सीक्वेंस का नाम दिया है। कुछ रिसर्चेज है उन्होंने डिफरेंट नाम यूज किए थे, इंटरस्पर्स रिक्वेस्ट, प्री टास्क रिक्वेस्ट और बिहेवियर मोमेंटम। ठीक है। सो बट ये है सारी चीजें सेम प्रोसीजर्स के साथ ही, ठीक है, नेम डिफरेंट है, हर कोई अपनी रिसर्च में डिफरेंट नेम यूज कर रहा है, बट द प्रोसीजर्स आर सेम। यूजिंग हाई पी रिक्वेस्ट सीक्वेंस इफेक्टिवली, कि कौन कौन से ऐसे टिप्स हो सकते हैं जिसे हम इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। फर्स्ट टिप है कि सिलेक्ट फ्रॉम द करंट रेpertoire, कि जो आपने हाई पी रिक्वेस्ट सीक्वेंस सेलेक्ट करना है वो करंट रेpertoire से आप करें। मीन्स कि अभी जो चीजें उसने सीखी हैं करंटली, रिसेंटली, क्योंकि उस पर रिस्पॉन्स रेशो हाई होगा, क्योंकि अभी अभी उसको रीइंफोर्समेंट भी मिलती रही है प्रीवियसली। सो प्रेजेंट रिक्वेस्ट रैपिडली, कि जितनी तेजी से रिक्वेस्ट आप कर सकते हो चीजों के लिए उतनी तेजी से आप रिक्वेस्ट करें। अक्नॉलेज द कंप्लायंस, अगर वो कंप्लायंस शो कर रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, उसको आप गुड जॉब, वेरी नाइस, यू डिड इट, यू आर फॉलोइंग माई इंस्ट्रक्शन, यू आर डूइंग इट नाइसली। तो इस तरह की आप अक्नॉलेजमेंट साथ साथ कर सकते हैं। यूज पोटेंट रीइंफोर्सर्स, जो पोटेंट रीइंफोर्सर्स है उनको एंड पे हम यूज कर सकते हैं जब सीक्वेंस हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है। तो उस टाइम पे हम बड़ा बिगर रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं। इन बिटवीन हम एक्नॉलेज करें, और जो एंड पे हम पोटेंट रीइंफोर्सर यूज कर सकते हैं। ये कुछ टिप्स हैं। और इसके अलावा, हाँ, ये भी कुछ टिप्स हैं कि हम रेpertoire में से कैसे हाई पी रिक्वेस्ट को सिलेक्ट करें। अच्छा, सो जो रिक्वेस्ट आपने हाई पी सिलेक्ट करनी है वो लर्नर्स करंट रेpertoire में से होनी चाहिए, अकर्स विद रेगुलरिटी ऑफ कंप्लायंस, हैव अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ अकरेंस। मीन्स के ऐसे टास्क आप ना सिलेक्ट करें हाईपी में जो कि लंबी ड्यूरेशन हो जिसकी। जैसे फॉर एग्जांपल राइटिंग के टास्क है, शर्ट ऑन एंड ऑफ के टास्क हैं, ये इस तरह के डिफरेंट टास्क, पजल फिक्सिंग के टास्क है, मैचिंग कार्ड्स के टास्क हैं। ये वो टास्क वो जिनकी ड्यूरेशन ज्यादा होती है। तो हमें क्विक क्योंकि करवाना है, जल्दी जल्दी रिक्वेस्ट को फॉलो करवाना है, तो हम कोई टास्क भी वो सिलेक्ट करें जिनके रिस्पॉन्स का ड्यूरेशन कम हो। ठीक है, ताकि वो क्विक क्विक हो सके, जैसे टच आइज, टच नोज, वी स्मेल विद, वी ईट विद। सो फिर उसके बाद हम उससे कोई हाई लो पी रिक्वेस्ट कर लें। ठीक है। सो ये शॉर्ट शॉर्ट इंस्ट्रक्शंस हम उसे दे सकते हैं ताकि हम क्विक रिस्पॉन्सेज ले सकें बच्चे से। प्रेजेंटिंग रिक्वेस्ट रैपिडली, यस आलिया। सर ये जो हाई प्रोबेबिलिटी रिक्वेस्ट सीक्वेंस है, जैसे अगर आपको हमजा का याद हो, जब हम इसको एकेडमिक पे और राइटिंग पे ला रहे थे स्टार्ट में, तो ये बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता था राइटिंग में, रीडिंग नहीं राइटिंग में। तो हम इसको वर्कशीट्स वगैरह कलरफुल, वो मैं साथ में इसको इंट्रोड्यूस कराती थी, और इवन सेंटर में भी साथ दे के देखती थी कि इनसे स्टार्ट। यस।
सकते हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी है, वो बाद में फिर इसकी आके वो रीइंफोर्समेंट भी बन गई वर्कशीट। यस। तो मतलब रीइंफोर्समेंट में और हाई प्रोबेबिलिटी में यही फर्क हुआ ना, कि रीइंफोर्समेंट जो है हम डिजायर्ड बिहेवियर के बाद देते हैं, और हाई प्रोबेबिलिटी जो है ये किसी भी डिफिकल्ट टास्क को करवाने से पहले। तो मतलब थोड़ा सा यही फर्क है, रीइंफोर्समेंट या मैं मिक्स कर रही और हूँ? हाई प्रोबेबिलिटी में एक बहुत दोनों बड़ा में सर मोटिवेशन तो आती है ना बच्चे का, जो मोटिवेट टास्क है परफॉर्म करने की। मोटिवेशन बिल्ड करना, एक ऐसा पेस बना देना जिसमें बच्चा हाई रिस्पॉन्सेज दे रहा है, उसकी रेशो हाई है, तो पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं कि लो भी टास्क के ऊपर भी रिस्पॉन्स आ रहे बच्चे का। तो जी वी जी। कैन नोट से कि इस पे रीइंफोर्समेंट और ये दोनों चीजें अलग है, लेकिन सेम है, ये दोनों चीजें सेम अलग। नहीं है, लेकिन दोनों में मोटिवेशन तो बच्चे में आती है टास्क परफॉर्म एग्जैक्टली, करने में, दोनों सेम में नहीं है। हाँ एग्जैक्टली वो मोटिवेशन जाहिर है अलग है। रीइंफोर्समेंट तो आप बाद में देते हैं डिजायर्ड बिहेवियर के, मतलब, और ये पहले कराते हैं किसी भी डिफिकल्ट टास्क से, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो। यस एग्जैक्टली, वेरी गुड आर्य, वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, सो प्रेजेंटिंग रिक्वेस्ट रैपिडली, आईपी रिक्वेस्ट शुड बी प्रेजेंटेड, ये हमने डिस्कस कर लिया है, ये भी डिस्कस कर लिया है। कंप्लायंस, नॉलेज द कंप्लायंस, यस, ये भी डिस्कस हो चुका है। यूज पोटेंट रीइंफोर्सर्स, मैंने जैसे बताया कि सोशल प्रेजेस आर नॉट इनफ ऑलवेज, तो कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो वाकई रीइंफोर्सिंग हो, जैसे कोई टेंजिबल रीइंफोर्सर्स हो गए, एडिबल रीइंफोर्सर्स हो गए, प्लेफुल एक्टिविटी, वो हम सीक्वेंस के एंड पे हम देंगे। इन बिटवीन द सीक्वेंस आप हाँ वेरी नाइस, आपने स्माइल या फेशियल एक्सप्रेशन से उसको प्रेज कर सकते हैं, लेकिन एंड पे जो रीइंफोर्सर देना है वो एक स्ट्रॉन्ग डेंस रीइंफोर्समेंट होनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा हाई प्रोबेबिलिटी रिक्वेस्ट सीक्वेंस की स्ट्रेटेजी कंप्लीट होती है। अगर इसमें आप लोगों में से कोई कमेंट देना चाह रहा है या कोई चीज ऐड करना चाह रहा है या क्वेश्चन करना चाह रहा है, यू गाइस कैन आस्क द क्वेश्चंस, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्ट्रेटेजी। यस, एनी क्वेश्चन? सर, जो सर ऑलरेडी मास्टर टास्क हैं, फॉर एग्जांपल बच्चा ऑलरेडी कलर्स की रिकग्निशन कर चुका है और हम्म। हमने उसको अब शेप्स की रिकग्निशन करवानी है, तो जो शेप्स होंगी वो लो पी रिक्वेस्ट में आएंगी, लो पी रिस्पॉन्सेज हो जाएंगे, और जो ऑलरेडी मास्टर्ड होंगे वो हमें उसे हाई पी में रख सकते हैं, क्योंकि जाहिर है वो मास्टर्ड है, उसके रेpertoire में है। तो यस। सर, जैसे हम कहते हैं कि डीटीटी या जो प्लान हम बनाते हैं उसमें 70-30 या 80-20 के रेशो से टास्क डिज़ाइन करने चाहिए, तो सर ये फिर वही हुआ कि हाई पी लो पी वाली हुई सिचुएशन के 70-80% मास्टर्ड टास्क हो और 20-30 का रेशो जो हो वो स्किल एक्विजिशन वाले जो टास्क हैं या जो अभी सिखाने हैं उसे वो हों। तो यस। सर ये फिर हाई प्रोबेबिलिटी सीक्वेंस ही हुआ ना? हाँ, ये हाई प्रोबेबिलिटी सीक्वेंस भी हो गया। इसको हम बिहेवियर मोमेंटम भी कह सकते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं, यस यू राइट। हाई प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी का नाम बन जाता है, बिहेवियर मोमेंटम थोड़ा सा एक कंप्रीहेंसिवली देखा जाए तो, जैसे आपने बताया कि इजी टास्क और डिफिकल्ट टास्क को हम मिक्स करते हैं 70 और 30 की रेशो के साथ, तो वो उसको हम अगर स्पेसिफिकली नाम देना हो तो वो बिहेवियर मोमेंटम हम उसे कह सकते हैं। ठीक है, और स्पेसिफिकली आप जो ये प्रोसीजर यूज कर रहे हैं, अम, जिसमें आप क्विक रिक्वेस्ट सीक्वेंस प्रेजेंट करते हैं और फिर लो प्रोबेबिलिटी रिक्वेस्ट पुट कर देते हैं, तो उसको हम हाई प्रोबेबिलिटी रिक्वेस्ट सीक्वेंस कह सकते हैं। ठीक है। तो सर, ये जो हाई प्रोबेबिलिटी रिक्वेस्ट सीक्वेंस है, तो अगर हम डीटीटी करा रहे हैं और 5 ट्रायल्स हैं, तो उसमें इन एवरी ट्रायल वी विल डू दिस रिक्वेस्ट सीक्वेंस, नहीं नहीं, उसमें ऐसे टास्क या फिर जिनको एक पूरा कंप्लायंस ट्रायल हम जो है रिक्वेस्ट सीक्वेंस होगा, यानी कि एक टास्क है उसके 5 ट्रायल हम कराना चाह रहे हैं बच्चे से, तो हम 5 बार ये रिक्वेस्ट सीक्वेंस करेंगे या 3 बार करेंगे, जो भी अ, उसका फिर जितनी एक बार वो ट्रायल। टास्क करवा रहे हैं, जितनी बार भी सॉरी। जितनी बार भी वो आपने टास्क करवाना है उतनी बार आपने फिर ये हाई रिक्वेस्ट
फॉलो करने हैं। सर ये टास्क बेस्ड है ना, ट्रायल बेस्ड तो नहीं है? हाँ, ये टास्क बेस्ड है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, आपका टास्क एक बच्चा है राइटिंग, उसमें कंप्लायंस अच्छा नहीं है, बच्चा आपके साथ कंप्लायंट नहीं है, आप उसको कहते हैं कि लेट्स डू कर दें, बच्चा जो है वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा, तो या वो टेंट्रम शो कर देता है या रोना या स्क्रीमिंग शुरू कर देता है, तो उसके लिए आप आईपी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आईपी रिक्वेस्ट सीक्वेंस। तो इस तरह से आपने 5 ट्रायल्स अगर कलरिंग के लेने हैं कि आपने एक शेप को फिल करवाना है, उसके 5 ट्रायल्स लेने हैं, तो 5 टाइम्स ही आप उसके साथ आईपी रिक्वेस्ट सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो इस टास्क के साथ। तो रिकमेंडेड होता है सर कोई इसमें नंबर के हम, लेट्स से कि बच्चा तंग भी ना आ जाए कि हम बार बार उससे इतनी रिक्वेस्ट कराई जा रहे हैं, तो इसमें कोई रिकमेंडेड नंबर होता है या फिर इट वेरीज फ्रॉम किड टू किड और आपकी बेस्ट जजमेंट पे होता है कि हमने एक टास्क बच्चे को कराना है तो हम उसको इतने सीक्वेंसेस तो करा ज्यादा लें? ज्यादा बेस्ट ये होता है कि आप एक ही टास्क बार बार ना उसको इंस्ट्रक्शन दें एक ही टास्क की। तो इसलिए मैंने कहा था कि 3 टास्क आप सिलेक्ट करें, तो उसमें एक टास्क करवाएं, फिर उसके बाद दूसरे करवाएं, फिर तीसरा करवाएं, ताकि बच्चा बोर ना हो, टास्क अपने चेंज करते जाए। अगर एक टास्क आपने सिलेक्ट किया जो जिसपे बच्चे का कंप्लायंस अच्छा नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि 5 इंस्ट्रक्शन एक साथ आप दें या 5 टास्क एक साथ में हाई पी के। ठीक है, सो आप कोई और टास्क बीच में करवा लें, फिर कोई और टास्क करवा लें, फिर दोबारा राइटिंग का करवा लें, फिर कोई और करवा लें, फिर और करवा लें, फिर दोबारा राइटिंग का। आप जब राइटिंग का जब जब आपने टास्क करवाना है, उसके साथ आप हाई पी यूज कर सकती हैं। और सर सर ये फिर वाला सिर्फ पर्पस इसका यही है कि एक तो बच्चे की सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो, मोटिवेशन इंक्रीज हो, तो चीज मुझे समझ आई है, और ये कि बच्चा कंप्लायंस शो करे। एग्जैक्टली exactly, इस सीक्वेंस को करवाने का मकसद ये है बिल्कुल कि ऐसे। साथ ये जैसे आईआरटी हम कहते हैं वो डिक्रीज करनी है हमने कुछ, या इंक्रीज करनी है। इंक्रीज तो नहीं, डिक्रीज ही होगी ना इसमें। एग्जैक्टली exactly, इंटर बिल्कुल। रिस्पॉन्स या टाइम जो सर। या ठीक है। डिक्रीज या उसमें सर ये भी हो सकता है कि बच्चा जो है वो उसको ऐसे उसको डिफरेंशियली रीइंफोर्स किया जाए, जैसे अगर वो हाई पी क्योंकि ऑलरेडी मास्टर्ड है और उसको हम लेस रीइंफोर्स करें, और जो लो पी को अगर वो रिस्पॉन्स दे देता है तो हम उसको ज़्यादा एविडेंट रीइंफोर्सर दें, सो उसकी मोटिवेशन भी रहे फॉर दैट यस, सीक्वेंस। वी कैन डू दैट एज वेल। गुड, गुड। So let's move forward. The next strategy is सर एक और चीज है, इसमें कोई थिनिंग का कॉन्सेप्ट होता है? uh, जैसे हम स्केड्यूल्स को सेंड करते हैं तो नहीं नहीं इसमें भी होता है कि इतने अरसे? नहीं नहीं, इसमें कोई नहीं है। Okay. Next is the functional communication training. This is also used as a antecedent modification strategy. फंक्शनल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एवरी बिहेवियर इज इंटेंडेड, और और बिहेवियर का जो रीजन होता है उसको भी हम फंक्शन ही कहते हैं, जो और वही रीजन रीइंफोर्समेंट भी होती है बिहेवियर अक्रेंसेस की। ठीक है, और तो फंक्शनल कम्युनिकेशन का इन शॉर्ट मतलब ये हुआ है कि बच्चा जो है अपनी नीड बेस्ड कम्युनिकेशन कर रहा, अपनी वांट और या अपनी नीड्स और वांट्स और इमोशन की बेसिस के ऊपर कम्युनिकेशन कर रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर उसको भूख लगी है तो इंस्टेड ऑफ स्क्रीमिंग और क्राइंग ही कैन आस्क फॉर द फूड। So if he is in pain, he should say, I'm in pain, yeah, I'm feeling pain right now, instead of screaming or crying. So अगर बच्चे को गुस्सा आ रहा है तो instead of hitting someone, so he can verbally, explain the situation. तो इसको हम फंक्शनल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग कहते हैं, कि जो बिहेवियर की रीजन है उस रीजन को कम्युनिकेट कर पाना वर्बली, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम बिहेवियर अगर ना हो। सो जैसे एस्केप है, एस्केप के लिए बिहेवियर्स डिफरेंट हो सकते हैं, क्राइंग भी है, थ्रोइंग भी है, स्क्रीमिंग भी है, स्क्रैचिंग भी है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन भी है। तो अब वो